सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में, या फिर कह सकते हैं एक नए सीरीज़ में। ठीक है, इस सीरीज़ में जो है मैं वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं बोर्ड में, स्पेशली मैथ्स का, उसको आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इस वीडियो में एक सिंपल सा बात है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ही जो है सॉल्यूशन देखना है। यदि आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आप सीख नहीं पाइएगा अच्छे ढंग से, ठीक ना। लेकिन आप खुद से पहले ट्राई करते हैं, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखते हैं, तो उसमें आप जो है अच्छे तरह से सीख पाइएगा कि क्या गलती हमसे हो रही थी, या फिर क्या कॉन्सेप्ट छूट रहा था, या फिर क्या हमको याद नहीं है, तो वगैरह वगैरह जो है वो आप सीख सकते हैं अच्छी ढंग से। इसलिए वैसे ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ये सिंपल हम लोग का हाल फिलहाल 2024 हाल फिलहाल गया, पिछले ही साल का 2024 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में कुछ ऊपर दे रखा होता है कि हिंट्स वगैरह क्या है, तो आप लोग के लिए मैं ये भी ले आया हूँ कि आप लोग ये एक बार पढ़ ले, वीडियो पॉज करके पढ़ ले, ताकि आप लोग को जो हो कुछ आइडिया हो जाएगी वहाँ क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। ठीक है, वही चीज़ को इंग्लिश में यहाँ लिख दिया है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। सेक्शन ए में जो है टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसमें से हर एक मार्क्स जो है वो एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पढ़े, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज √2। सम ऑफ जीरोज दे रखा है, एक सेकेंड इस पेन को थोड़ा सा पतला किया जाए। ओके, सम ऑफ जीरोज जो है वो √2 दे रखा है। ओके, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट याद करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, यदि हम लोग कॉन्सेप्ट याद करें कि सम ऑफ जीरोज़ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो कोई एक क्वाड्रेटिक है, यदि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक है। तो इसमें इसका रूट यदि मान लीजिए आप लोग अल्फ़ा और बीटा है, इसका रूट यदि अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता था वो कोफिशिएंट ऑफ माइनस, तो फार्मूला में आ जाता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये होता था। यदि यही हम लोग को जो गिवन क्वाड्रेटिक है, वो क्या हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक है 2x² माइनस के √2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इसका रूट जो है वो हमारे पास क्या मान सकते हैं, अल्फ़ा डैश और बीटा डैश है। ओके, मान लेते हैं। तो इस हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश, इट शुड बी इक्वल टू माइनस बाई माइनस के √2/2। इसमें तो कोई गलती है नहीं। और फिर अगर यहाँ से आगे देखा जाए तो ये हमको जो है सम ऑफ जीरोज़ क्वेश्चन में दे रखा है √2, तो सम ऑफ जीरोज़ का अगर √2 पुट कर दे तो डैट इज़ गोइंग टू बी √2, माइनस माइनस कैंसिल, तो k √2/2। तो यहाँ से यदि आप k का वैल्यू निकालोगे तो k इज़ गोइंग टू बी 2। k का जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2। अब आप लोग कहेंगे सर 1 नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग को इतना करना पड़ेगा। तो मैं समझाने के लिए इतना धीरे धीरे बताया हूँ। यदि आप लोग को कॉन्सेप्ट पता है, याद है कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 मिनट से कम ही समय लेगा, आप अगर ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, सो देखिए। प्रोबेबिलिटी पहले क्वेश्चन पढ़ लेता है। प्रोबेबिलिटी में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम, मतलब जीतने का प्रोबेबिलिटी दे रखा है ये 0.79। तो हमसे पूछ रहा है जीतने का प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.79, हमसे पूछ रहा है हारने का प्रोबेबिलिटी बताओ। फिर यहाँ पे हारने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, तो चलो निकालते हैं। जैसे आप लोगों को मान लेते हैं कि इवेंट ई है, लेट्स सपोज जो है एक इवेंट जो है इवेंट ई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक बात बताया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द इवेंट ई हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और नॉट गेटिंग द इवेंट ई का ऊपर में हम लोग क्या देते हैं, ई के ऊपर बार से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम ये क्वेश्चन जो है वो क्या कर लेंगे,
सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द गेम इज गोइंग टू बी 1। और हमसे नहीं जीतना मतलब हारना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द गेम हमसे निकालवाना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस में 1 माइनस 0.79। तो यहाँ से हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम क्या आ जाएगा, 0.21। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और इस क्वेश्चन में भी जो है वो क्वाड्रेटिक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक जनरल फॉर्म ऑफ रूट्स दे रखा है। क्या दे रखा है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, और कह रहा है कि इसके जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, मतलब एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमारा रूट जो रूट होता था उसके प्रॉपर्टीज़ में, नेचर ऑफ रूट्स में आप लोग को पढ़ाया गया था कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कब आते थे, व्हेन हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता था वो 0 होता था। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, याद कीजिए, अंडर रूट b² माइनस 4ac, जनरल फार्मूला के लिए, तो लीजिए 0। अब यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड यदि करो तो b² माइनस 4ac इट शुड बी इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत। तो b² इज इक्वल्स टू 4ac। अब यहाँ से यदि तुम देखोगे तो b²/4 इज इक्वल्स टू ac, क्या आ रहा है। अब यहाँ से देखो b²/4 इज इक्वल्स टू ac, यहाँ पर एक ऑप्शन में है, यानी हमारा ये ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। ओके, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से आप खुद से वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए, तभी आप लोग को जो है वो ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट ही बता दिया आपको शॉर्ट में। अब डिटेल में कॉन्सेप्ट बताना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं चैप्टर में डिटेल में बताता हूँ, जब चैप्टर पढ़ा रहा है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो उसमें डिटेल में कॉन्सेप्ट मत बोलिए, लेकिन हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है तो वो मैं बता दे रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बच्चा को परेशान करेगा, ठीक है। क्यों करेगा बहुत बच्चे को परेशान, मैं अब बताता हूँ। जैसे हम लोग को क्या क्या दे रखा है, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द nth टर्म इज 84, ठीक है। एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दैट AP इज 2093/2 है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज एंड सॉल्व। आई होप आप लोग अब सॉल्व कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है, जैसे बच्चा सॉल्व करने जाता है ना तो उसको ये आता है, जैसे मैं बोलूँ अगर A7 है और AN 84 है, तो अगर AN का फार्मूला क्या होता था, TN का फार्मूला होता था हमारे लिए A + n-1 इंटू डी। अब TN हमको पता नहीं है, तो ये 84 दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज गोइंग टू बी 7 + n-1 इंटू डी। अब बच्चा इस ब्रैकेट को क्या कर देता है, खोल देता है। क्या करता है, खोल देता है। अब दूसरा बात जो हम लोग को बताया जा रहा है, सम ऑफ टर्म्स के बारे में बताया जा रहा है। n टर्म्स का सम जो है वो 2 है, n/2 इज इक्वल्स टू 7, नहीं 2a होता है ना, तो 2a प्लस यही चीज़ यहाँ भी आएगा। ओके, यही चीज़ यहाँ भी आएगा। अब ये दे रखा है हमको किसके बराबर, डैट इज इक्वल्स टू 2093/2। अब यहाँ से बच्चा को क्या दिक्कत आता है ना कि वहाँ देखा 2 वेरिएबल, 1 नंबर का क्वेश्चन, इसको तो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। नहीं लगेगा अगर आप ध्यान से सॉल्व करें तो। हमको यहाँ दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए कैसे, क्यों, अगर मेरे हिसाब से आएगी तो इसका वैल्यू सिर्फ निकालो यहाँ से, तो क्या आएगा, n-1 इंटू डी इज गोइंग टू बी 84 - 7,
दैट इज़ गोइंग टू बी 77। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें वो वैल्यू पुट कर दो, n का वैल्यू तो निकाल नहीं पता तो n/2, a का वैल्यू 7 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 2a हो जाएगा 14, और इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, देखो 77, तो पुट कर दो 77। एक सेकेंड, उसको थोड़ा सा छोटा, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ से अगर तुम कैंसिल भी करना चाहो तो ये 2 से ये 2 से ये 2 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो n इंटू 91 डैट इज़ गोइंग टू बी 2093, 2093। अगर 91 से इसको काटो तो 23। अब देखो n का वैल्यू हमसे पूछा था 23, n का वैल्यू 23 आ गया। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब बहुत बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेगा, वो अप्रोच करेगा कि यहाँ से n और d में एक इक्वेशन, यहाँ से n और d में एक इक्वेशन और सॉल्व करने का कोशिश करेगा, तो उस बच्चा के लिए जो है वो क्वेश्चन जो है लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा तुमको फील लगे कि टाइम हम बचाया जा सकता है ऐसे सॉल्व करके, तो टाइम बचाने का कोशिश करो, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन में तुम ज़्यादा टाइम दे दोगे जहाँ तुम टाइम बचा सकते थे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम फिर उस क्वेश्चन में टाइम नहीं दे पाओगे जिस क्वेश्चन में तुमको टाइम रिक्वायर्ड होता है, और फिर क्या बचा, हमको तो समय नहीं बचा था, है ना। इसलिए एग्ज़ाम जाने से पहले टेस्ट देना और क्वेश्चन सैम्पल पेपर लगाना ये सब ज़रूरी होता है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रियल नंबर का बहुत ही इजी क्वेश्चन। आप लोग कहेंगे सर आपको तो इजी लगता ही होगा क्योंकि आप पढ़ रखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। इजी इसलिए क्योंकि आप लोग को ये सिखाया जाता है एलसीएम और एचसीएफ लेना, ठीक है, अच्छी तरह से। जैसे मान लो पी हमको जो दे रखा है, पी इज इक्वल्स टू, पी जो है दे रखा है वो हमको दे रखा है 18a² b का पावर 4। इसको यदि हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, और बोल रखा हुआ कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, देखो a एंड b आर प्राइम नंबर्स, तो यदि इसको हम प्राइम फैक्टराइज करें 18 को, तो क्या लिख सकते हैं? 18 को 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू a² इंटू b का पावर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, प्राइम फैक्टराइज इसका हो गया। वहीं पे यदि q का प्राइम फैक्टराइज करो तो q क्या है हमारे पास? वी हैव q इज इक्वल्स टू 20 a³ b²। ओके, अब यहाँ से को 20 है तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 2² इंटू 5 इंटू a³ इंटू b²। कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग यहाँ पर एलसीएम लेने में क्या करते थे? एलसीएम लेने में जो ऐसा वो नंबर लेते थे जिसका पावर सबसे ज़्यादा हो। जैसे 2 दोनों में है तो 2 का पावर ज़्यादा है, 3 का 5 भी दोनों में है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 5 क्यों नहीं है? क्योंकि 5 का पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ भी 5 है, तो 5 का पावर 1 यहाँ ज़्यादा है तो 5 यहाँ वाला लेंगे। फिर 3 इसमें है नहीं, लेकिन इसमें भी 3 का पावर 0 है, तो 3 का पावर यहाँ ज़्यादा है तो 3 यहाँ से लेंगे। वैसे करते थे एलसीएम लेने। तो देयरफॉर अगर एलसीएम निकालो पी और क्यू का, वो क्या आएगा आपको? यहाँ से लो तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये आएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, और यहाँ से हम लोग क्या लेंगे कॉमन? a³। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? b⁴। ओके, अब इसको अगर आप लिखो, इसको यदि आप लिखो तो क्या आ जाएगा? ये सॉल्व करोगे तो 180 a³ b का पावर 4। अब इसको इंटू करना कोई जरूरी भी नहीं था। अगर a³ b का पावर 4 ही सिर्फ मैच करते, a² b² ये गलत, a² b² ये भी गलत, a² b² ये भी गलत, सिर्फ एक ही ऑप्शन है a³ b³, तो यही हमारा आंसर हो गया, a³ b पावर 4। ओके, तो रियल नंबर का बहुत ही ईजी क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बन गया होगा। आगे चलते हैं, इसको मिटा। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को कहिए तो क्या करें, कोई भी बुक ले लीजिए क्लास 10th का, उसमें एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में भर भर के ये क्वेश्चन होता है।
कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो लो ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ए बी सी। ओके, ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लो सबका, क्या आएगा, एक का 5 माइनस 6, तो इसको जो है यहाँ पर शिफ्ट करो छोटा करके, ठीक है। एक का क्या है 6 4, फिर से इसको शिफ्ट करो थोड़ा सा छोटा है, शिफ्ट यहाँ पे। फिर सी का क्या है हमारे पास, सी का है 0 0, सी का है 0 0। ओके, अब बोल रहा है कि AD जो है वो मीडियन है। AD मीडियन, इट मीन्स कि अगर यहाँ A से D BC के मिड पॉइंट D को ज्वाइन करो तो AD हमारा बन गया, उसका लेंथ पूछा है। सिंपली अगर D मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या होगा, इस चीज़ को यहाँ लिखो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या होगा, तो मिड पॉइंट याद करिए, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज क्या होगा, यहाँ से अगर आप निकालने की कोशिश करो, दैट इज गोइंग टू बी 6 + 0/2, सेक्शन फार्मूला लगा के निकाला गया था, 4 + 0/2, दैट इज गोइंग टू बी 3 2, यहाँ से आएगा। तो P का जो कोऑर्डिनेट है वो हमको क्या आ गया 3 2। अब यहाँ से हमसे AD पूछा, देखो A का कोऑर्डिनेट पता, सॉरी A का कोऑर्डिनेट पता है, D का कोऑर्डिनेट पता है, तो वी कैन इजीली फाइंड AD, लेंथ ऑफ AD बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब AD का यदि लेंथ निकालो तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, दैट इज गोइंग टू बी, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, AD क्या है, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये आएगा 4 प्लस -8 यानी 64, तो √78, सॉरी √60 है, तो √68 को हम लोग लिख सकते हैं 2√17, दैट्स 4। इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा 2√17, 2√17। आई होप आप लोग जो है इस क्वेश्चन को समझे होंगे, कोशिश किए होंगे बनाने का, ठीक है। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए और पता चल, इसी तरह जैसे आप अब देखो क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हो आप, जैसे ही क्वेश्चन ये आप खुद से बनाए हो, ईमानदारी पूर्वक बनाए हो और सही हो गया, तो जो क्वेश्चन का नंबर है वो नंबर आप बगल में लिख लो कि 1 नंबर हमको मिल गया। जो क्वेश्चन आप नहीं बनाए हो उसके लिए 0 नंबर लिख लो, या फिर जो छोड़ दिए हो या फिर जो गलत हुआ उसको काट के 0 नंबर लिख लो, फिर देखो कि आपको कितना नंबर आ रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि मैं जो हूँ मैथ में कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप लोग अपना तैयारी बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि PYQ प्रीवियस ईयर का पेपर बना रहे हो आप लोग, कोई मजाक थोड़ी ना बना रहे हो, जिससे कि आप लोग को लगा कि नहीं ऐसे लल्लू पच्चू क्वेश्चन लाए हो और सॉल्व करवा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना। जैसा क्वेश्चन को जिस एक बच्चा से लिए जो क्लास 10th में पास किया था इस बार, उसे लिए तो हमको ये दिया, हम वही सॉल्व करवा रहे हैं। देखो क्या सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू m, देन द वैल्यू, अब देखो सेक थीटा tan थीटा का वैल्यू m दे रखा है, तो हमसे सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू पूछा, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा, वो फार्मूला कुछ ऐसा होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ से यदि आप इसको आगे एक्सटेंड करो तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसी को अगर रीअरेंज करो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज गोइंग टू बी 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, अगर a² - b² वाले फार्मूला से इस चीज़ को फैक्टराइज करो, किस फार्मूला से a² - b² जो क्लास 9 में आप लोग को सिखाया गया था उस फार्मूला से फैक्टराइज करना है, तो उसको फैक्टराइज करके आप लोग लिख सकते हो सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा।
इज इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे आप लोग देखो, यदि यहाँ से हमको इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू दे रखा है तो सिंपल हो गया, ये एम है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज गोइंग टू बी 1/, इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी एंड पेस्ट, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस चीज़ का वैल्यू आप निकालो तो वो क्या आने वाला, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हुआ, यहाँ से यदि आप वैल्यू निकालने जाओ तो ये क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 1/m, कोई दिक्कत, हमारे पास ऑप्शन भी है ये वाला ऑप्शन 1/m, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कह रहा है इस क्वेश्चन को यदि आप लोग ध्यान से देखो तो कह रहा है कि एक इस डाटा जो दे रखा है, ये जो डाटा है उसमें से इवन नंबर को हटा दो, इवन नंबर को हटाने के बाद रैंडम प्राइम नंबर जो बचा हुआ है उसमें से प्राइम नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यही क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल सी बात है। तो कोई भी चीज़ के प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, ठीक है। तो अब यहाँ से कह रहा है हमको कि इवन नंबर हटा दो, इवन नंबर कौन कौन सा है, तो इवन नंबर 4 गया, 16 गया, अब बचा कितना, टोटल आउटकम है 1, 7, 9, 21, 25, तो यानी टोटल 1, 2, 3, 4, 5 ही आउटकम है, तो टोटल आउटकम 5, ओके। उसके बाद प्राइम नंबर कितना है, तो प्राइम नंबर सिर्फ 7 है, प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ 7 है, 9 नहीं है, 21 नहीं है, 25 नहीं है, 1 नहीं है, तो वी हैव फेवरेबल आउटकम 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/5, ये आंसर हो जाएगा इसका, ख़त्म। देखो इतना इजी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है, ये तो बहुत बच्चा का जब क्वेश्चन आता है बुक में तो इसका आंसर 0 रट लेता है, ठीक है। अब इसका आंसर 0 क्यों है सो देखो, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ लिख रखा है, अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, इस चीज़ को, ये जो बॉक्स में मैं गोल बना रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे यदि, तो लिख रखा है ये xi माइनस x पे बार, ये जो सिंबल है, ये होता है मीन का, ये जो सिंबल होता है वो मीन का, और ये जो सिंबल है वो होता है कि एन एलिमेंट फ्रॉम डाटा, एन एलिमेंट फ्रॉम गिवन डाटा। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट है उसमें से मीन घटाओ और सभी को आपस में जोड़ो तो क्या आएगा, वो पूछा गया। चलिए देखते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो 5 है, क्या है, मान लो 5 है, 7 है, फिर ये 6 है, 3 आउटकम 3 रहती है। इसका यदि मीन निकालने जाओ, यदि इसका मीन निकालो कितना आएगा 5, मीन निकालेगा सिंपल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 7 + 12 = 18 बता 3, मीन इसका क्या आया 6 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब सभी में से मीन घटाओ, 5 - 6, 7 - 6, 6 - 6, और इस तीनों टर्म को आपस में जोड़ो, इस तीनों टर्म को आपस में क्या करो, ऐड करो। अब ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो देखोगे तो 0 आ रहा है। इट मीन्स कि कोई भी मीन ले लो, उसमें से अगर xi माइनस x बार करोगे तो वो हमेशा आंसर 0 ही देगा, हमेशा आंसर क्या देगा 0 ही देगा। ये तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जब ये 0 में है तो इसे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वो 0 आएगा, और 0 को तुम कितना बार भी जोड़ दो, समेसन का मतलब होता है, ये समेसन का सिंबल है, आप लोगों को सिखाया हो गया स्टैटिक्स में। तो समेसन तुम कितना बार को भी 0 को जोड़ दो उसका आंसर 0 ही आना है, तो लो इसका आंसर डायरेक्ट 0। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि आप लोग ध्यान से देखें तो ये कुछ है नहीं। कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक का जो जीरोज है और इस क्वाड्रेटिक का जो जीरोज है, इस क्वाड्रेटिक के जीरो से इस वाले क्वाड्रेटिक के जीरो से इस क्वाड्रेटिक का जीरोज 2 गुना है, बस और कुछ नहीं। पी का वैल्यू निकालो, ओके लिख लो। तो मान लो यदि x², कह रहा है कि x² + px + q, इसका जो जीरोज है ठीक है। दूसरा है 4x² - 5x - 6। ले सपोज इसका जीरो जो है वो अल्फ़ा और बीटा है,
तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जीरो क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से देखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा यदि तुम सॉल्व करना चाहो तो क्या आएगा, अल्फ़ा सम ऑफ जीरोस, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ -5/4 ये आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डैट इज गोइंग टू बी 5/4, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यदि p का वैल्यू, यहाँ पे यदि सम ऑफ जीरोस निकालना चाहो तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा डैट इज गोइंग टू बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स p बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 p/1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो डैट इज गोइंग टू बी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस p, और कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से यदि आप लोग देखोगे, ये इसको थोड़ा सा छोटा ही रखो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से सॉल्व किए हैं 5/4, तो 2 इंटू 5/4 इज इक्वल्स टू माइनस p, तो यहाँ से ये 2 टाइम्स में, तो p यहाँ से यदि तुम निकालना चाहो तो p इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5/2, सॉरी -5/2, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा p का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, -5/2। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा होगा। फिर से ये नया क्वेश्चन आया, वीडियो पॉज एंड सॉल्व। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो मैं इसको जो है डिस्टेंस फार्मूला से नहीं बनाऊंगा, इसको सिंपल एक दूसरे ऑब्जर्वेशन स्किल से बताने का कोशिश करता हूँ आप लोग को। इस क्वेश्चन को मैं जब जिस बच्चे से वो क्वेश्चन लिया उससे पूछा तो कैसे बनाया हो, तो वो डिस्टेंस फार्मूला से बनाया, जो कि गलत नहीं है, लेकिन टाइम उससे भी कम लगाया जा सकता था, बचाया जा सकता था इस क्वेश्चन में। इसलिए मैं आप लोगों को वो तरीका बताना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ रैदर देन डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि जो बच्चा भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर है डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ये ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो दोनों में y कोऑर्डिनेट जो है वो -5 है, -5 है, यानी y कोऑर्डिनेट बदल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यदि आप लोग तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ बनाना सीखे हो, पॉइंट लोकेट करना सीखे हो, तो लोग ग्राफ बना लो। मान लो यहाँ कहीं जो है y कोऑर्डिनेट का जो है वो -5 है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये 3 है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग का जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है मान लो, ठीक है। ये है -5 हमारा और ये है 3। अब हमको क्या चाहिए, इधर जो है 15 यूनिट चाहिए, और दूसरा जो पॉइंट है इधर कहीं है, और इसी के पैरेलल होगा, यहीं पे होगा कहीं। क्योंकि y कोऑर्डिनेट बदल नहीं रहा है, इट मीन्स कि वो x एक्सिस के पैरेलल होगा और इसी लाइन पे कहीं ना कहीं जाएगा, -5 वाले पे। आइदर वो यहाँ होगा, आइदर वो यहाँ होगा, या फिर यहाँ भी हो सकता है, इसी लाइन पे होगा लेकिन, ओके। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चल के हम लोग ये कोशिश करते हैं कि देखते हैं पॉइंट होगा क्या। हमको 15 यूनिट्स इधर चलो, यहाँ पे x 3 है और 0 है, ये 3 और 0 है ना, 15 यूनिट्स इधर चलोगे तो क्या आएगा, x पे ही चल रहे हो 15 यूनिट्स, तो x में अगर 3 है और 15 यूनिट्स इधर चलो 15 यूनिट्स, तो इधर तुम्हारा x जो आएगा, जो पॉइंट आएगा वो डैट इज़ गोइंग टू बी 18। अब इसी के नीचे वो पॉइंट लाई करेगा, तो x 1 हमारा तो 18 होगा। देखो एक x हमारा 18 है, ये दो ऑप्शन तो अभी भी गया है, 18 इसमें -18 है, इसमें 18। अब 15 यूनिट्स हम लोग इधर चले हैं, लेकिन 15 यूनिट्स बोला नहीं है किस तरफ चलना है, तो अब 15 यूनिट्स हम लोग इधर भी तो चल सकते हैं, 15 यूनिट्स इधर भी चल सकते हैं, इसमें कोई गलती तो होने वाला नहीं है। अगर 3 से x 3 है और 15 यूनिट्स इधर चलोगे -x की तरफ, तो यहाँ पे तुम -12 पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो दूसरा पॉइंट होगा जहाँ पे, जिससे कि इस पॉइंट से दूरी 15 यूनिट्स हो और इस पॉइंट से दूरी 15 यूनिट्स हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12 -5, कोई दिक्कत नहीं। तो -12 और 18 दो ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बच्चा को ऑब्जर्व बस करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते ही क्वेश्चन खत्म है। क्यों, देखो बता रहा हूँ। जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है। अब हमारा अल्फ़ा प्लस कॉस 0 कब होता है, जब 90 हो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 क्या होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा, इसमें भी कोई दिक्कत ना। अब कॉस, तो फिर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 किसके बराबर होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी कॉस 45 के बराबर।
और cos 45 का वैल्यू हम लोग को पता होता है 1/√2। देयरफॉर हमारा आंसर इसका क्या है 1/√2। अब बहुत बच्चा के सर 0 मार्क किया हुआ है, तो जो बच्चा बना गया है तो वो गलत करके आया है, और क्या है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को भी बच्चा जो है वो गलत करके आया, और बच्चा जो है अब ये क्वेश्चन जो है वो बच्चा गलत कर ही नहीं सकता है जो बच्चा जो है वो क्वेश्चन को सही से पढ़ा हो। और क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको जो है शुरुआत में एक्स्ट्रा 15 मिनट्स दिया जाता है हर एग्ज़ाम में, मतलब बोर्ड के हर एक पेपर में। अब जो बच्चा उसका इस्तेमाल करेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर तो वो 1 मिनट के अंदर बना सकता है, और जो बच्चा नहीं करेगा दिमाग का इस्तेमाल वो गया। ठीक है, तो आगे देखो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो तो अगर ध्यान से, तो कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर को 2 हेमिस्फीयर में बांट दिया गया। ठीक है, उसके बाद हमसे एक रेशियो पूछा जा रहा है, रेशियो सरफेस एरिया का पूछा जा रहा है स्फीयर और दोनों हेमिस्फीयर के साथ। तो 2 हेमिस्फीयर एक साथ लाओगे तो फिर से स्फीयर बन जाएगा। तो अगर फिर से स्फीयर बन जाएगा तो वहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सरफेस एरिया तो स्फीयर का, और उसी स्फीयर से 2 भाग किए फिर स्फीयर बना दिया तो 1:1 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड 2 हेमिस्फीयर्स टेकन टुगेदर। कह रहा है कि सरफेस एरिया एक स्फीयर का और सरफेस एरिया हेमिस्फीयर्स का, और दोनों हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया एक साथ लेना है। हेमिस्फीयर साथ नहीं लेना है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया एक साथ लेना है। क्वेश्चन ये कह रहा है, समझे। तो आगे देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालोगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो क्या आता है, सिंपल सा फार्मूला होता है 4πr²। लेकिन सरफेस एरिया ऑफ एक हेमिस्फीयर जो होता है वो क्या होता है 3πr²। अब यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है, अगर रिक्वायर्ड रेशियो निकालने जाओ तो क्या आना चाहिए, स्फीयर का 4πr² बाई, अब चूंकि यहाँ पे दोनों हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया इंक्लूड करना है तो 2 × 3πr²। πr² गया 2 से 2 टाइम्स में, तो हमारा आंसर इसका क्या आएगा 2:3 आएगा। तो आई होप आप लोग जो है इस क्वेश्चन को समझे होंगे, और इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत बच्चा कहाँ गलत कर सकता है मैंने आपको वो भी बताने की कोशिश किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनाने वाला है, इसका आंसर मीडियन होगा। जैसे कोई सखी ने बोला मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो मीडियन होता है। तो थ्योरी में आप लोग को बता दिया जाता है मीडियन किसको कहते हैं। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। एक सॉलिड क्यूब है, देखो तो अगर कोन का डायमेंशन लेने जाओ, और कोन का यदि तुम जिक्र करने जाओ तो कोन का हाईएस्ट नहीं बोल सकते, मैक्सिमम बोला जा सकता है। मैक्सिमम हाइट क्या ले सकते हो उस क्यूब में से, तो मैक्सिमम हाइट तुम 2 सेंटीमीटर तक का ले सकते हो। मैक्सिमम डायमीटर कैसे ले सकते हो उस क्यूब में के हिसाब से, मैक्सिमम डायमीटर तुम 2 सेंटीमीटर ले सकते हो। अब तुमको रेडियस हाइट पता है, डायमीटर पता है, तो वॉल्यूम निकालने में क्या जा रहा है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3πr²h। तो इस फार्मूला पे बस पुट कर दो 1/3π, रेडियस 1 सेंटीमीटर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास, एच है 2 सेंटीमीटर तो इंटू 2, तो 1/3π तो 2/3π यूनिट हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ख़त्म कहानी, ये आंसर हो जाएगा हमारा इसका। और इसमें क्या, अब देखो मैं बार बार आप लोग को बोल नहीं रहा हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से क्रैच कीजिए, वो आप लोग का खुद पे दिमाग। अब एक बार मैं बता दिया तो इतना बच्चे तो नहीं रहे, क्लास 10th में आ गए हो, इतना तो दिमाग है कि एक बार बोल दिया जाए तो बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया जाए, कि वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें। मैं क्वेश्चन लाने का थोड़ा देर छोड़ भी रहा हूँ उस क्वेश्चन को, कि आप लोग जो है वो समझेंगे उस क्वेश्चन को। वीडियो पॉज एंड ट्राई। ठीक है, अगर देखोगे यदि कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 2, 3, 5 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलते देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके चलो देखो, सबसे पहले इसमें तो इसका जो टोटल आउटकम है आप लोगों को रटा ही दिया जाता है। क्या सबसे पहला आउटकम होता है 1,
1, फिर होता है हमारे पास 1 2, फिर होता है हमारे पास 1 3, फिर होता है हमारे पास 1 4, फिर होता है हमारे पास 1 5, फिर होता है हमारे पास 1 6। और कोई दिक्कत ना, और यही बात जो है वो रिपीट होते जाता है। और देखो यही बात कैसे रिपीट होता है हम बताते हैं, रुक जाइए थोड़ा देर, बस आप लोग सब्र रखिए बस। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये सब 1 1 यहाँ से हटेगा और इस पूरे ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, और इस पूरे ब्रैकेट में 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसे कुछ। फिर 6 आ जाएगा, और क्या इसमें, और कुछ क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखो यहाँ इस पूरे ब्रैकेट में फिर 2 आ जाएगा, सॉरी इस पूरे ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट में 3 आ जाएगा। तो यही टोटल आउटकम हो सकते हैं ना, 2 डाइस को जब एक साथ फेंकोगे। फिर 4 4 4 4, फिर 5, इधर 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6, ये आउटकम हो। और हमसे कौन कौन सा मेरा, ये तो टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम यदि देखोगे तो टोटल 36 है। हमारा फेवरेबल आउटकम कौन कौन सा है ना, जिसका सम 2 3 या 5। देखो इसका सम 2, इसका सम 3, फिर 5 आ रहा है क्या इसमें, इधर आ रहा है 5 सम। यहाँ देखोगे तो सम 3, और यहाँ देखोगे तो सम 5, यहाँ देखोगे तो सम 5, यहाँ देखोगे तो तुम्हारा सम 5। तो तुम ध्यान से देखो तो टोटल फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना है, फेवरेबल आउटकम हमारे पास 7 है, और टोटल आउटकम कितना है 36। तो गया आंसर हमारा कितना आ जाएगा 7/36, यानी ये वाला आंसर जो था वो सही था, 7/36। और कोई दिक्कत इसमें, और तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। ये तो आप लोग को आउटकम, फेवरेबल आउटकम जो आप लोग को पता ही होता है, बुक में दिया रहा और बताया भी जाता है। अब इस क्वेश्चन को भी जो है मैं देखो, अब इस क्वेश्चन में भी जो है मैं वो डिस्टेंस फार्मूला से बहुत बच्चा बनाएगा, मैं डिस्टेंस फार्मूला से बनाने नहीं जाऊँगा, बिना डिस्टेंस फार्मूला के चुटकियों में आंसर। देखो बस आप लोग का ऑब्जर्वेशन मजबूत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन मजबूत होना चाहिए। सॉरी फिर से स्टार्टिंग पे आ गया, स्टार्टिंग पेज में कुछ तो गड़बड़ हो गया, कोई ना, नीचे चले जाएंगे हम लोग, कुछ ज़्यादा ही नीचे चला। हाँ इसी क्वेश्चन पे थे, चलते हैं इसी क्वेश्चन पे। अगर ध्यान से देखोगे ठीक है, चलो यहाँ देखो एक सर्कल, प्यारा सा सर्कल बना लो। चलो सर्कल है, जैसा भी है सर्कल, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं और बना लेते हैं। हाँ चलो यही ठीक है। इसका सेंटर है क्या, सेंटर दे रखा है 2 0, ठीक है, सेंटर है 2 0। अब कह रहा है यहाँ से एक जो है वो डायमीटर गया, डायमीटर गया तो डायमीटर का एक पॉइंट मान लो इधर है, एक पॉइंट ऐसे है। डायमीटर का एक कोऑर्डिनेट जो है वो है हमारा 6 0, और एक जो कोऑर्डिनेट है वो हमसे पूछा है। तो इधर ध्यान से देखो, डायमीटर जितना डिस्टेंस इधर चला होगा, कितना चला है, साफ साफ दिख रहा है 2 और 6 है, तो 4 यूनिट्स डिस्टेंस इधर चला। तो इधर भी 4 यूनिट्स चल लो ना, इधर भी 4 यूनिट्स चल लो। तो इधर 4 यूनिट चलोगे तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट -2 आएगा। और चूँकि एक ही लाइन पे चलोगे तो 0 0 0, तो ये भी 0, खत्म, ये ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ से आप लोग डिस्टेंस फार्मूला से बना सकते थे, लेकिन मैं हम ऑब्जर्वेशन ही पसंद करता हूँ, दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट बना लो। अब इस क्वेश्चन में बहुत बच्चा कहेगा सर यहाँ कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा, तो आपको शक आएगा कि ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन डी सही है। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ये पैरेलल भी नहीं है, और एरोज दोनों तरफ यानी लाइन दे रखा है, यानी इसको यदि यहाँ कहीं इधर एक्सटेंड करो और इसको इधर एक्सटेंड करो तो देखो तो आप ये लोग मिलने का कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिलेगा, यानी इनकन्सिस्टेंट तो है, लेकिन अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो ये कहीं ना कहीं
सॉल्यूशन देगा, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनकन्सिस्टेंट है लेकिन लाइन एक्सटेंड करने पर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऑप्शन 18 भी ख़त्म। 19 क्वेश्चन नंबर और 20 क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा है रीजन एंड एसर्शन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से वो कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के कोई भी डायमीटर, अगर यहीं पे क्वेश्चन देखो सर्कल है, एक डायमीटर, दूसरा डायमीटर, तीसरा डायमीटर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो और इसके पैरेलल कोई भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो इसके एंड पॉइंट पे, तो वो इधर से एक टेंजेंट, फिर इधर एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल ही बनते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है। डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड, यही पर है, लेकिन इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन जम नहीं रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 19 का बी हो जाता है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 20 नंबर क्वेश्चन बहुत बच्चा गलत करता है, क्यों? देखो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो एक ग्राफ जो है पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल का ग्राफ एक जगह पे टच करके जा रहा है, तो क्या वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा? तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा ये कह रहा है। कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक बोल रहा है, यानी वो क्वाड्रेटिक नहीं है। मे नॉट बी अ क्वाड्रेटिक बोलता है तो हो सकता है कि क्वाड्रेटिक ना हो, ठीक है, लेकिन टच करके जा रहा है। देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को ग्राफ बनाया जाता है, ये कंडीशन कब आता था? जब टच करके जाता था, जब डी हमारा 0 होता था। यानी ये जो है कैन नॉट वाला बात वो गलत कर दिया। और अगर डिग्री जिसका n से 1 से बड़ा है, ठीक है, तो जितना डिग्री उतना जीरोज़, जैसे क्वाड्रेटिक का 2 जीरोज़, क्यूबिक का 3 जीरोज़, बाई क्वाड्रेटिक का 4 जीरोज़ आते हैं, आप लोगों को ये बताया गया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये भी सही होगा। तो असर्शन गलत है, लेकिन रीजन सी, तो यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। तो असर्शन रीजन उतना हार्ड तो पूछता नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन ए ख़त्म हमारा, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस ख़त्म। सेक्शंस भी आप इसको जो है वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, तब तक मैं जो एक पानी पीकर आ रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज एंड सॉल्व। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, 2 इक्वेशन दे रखा है। एक पहला इक्वेशन 7x - 2y = 5 है, 7x - 2y = 5 है। अगर 8x, दूसरा इक्वेशन 8x + 7y = 15 है, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना है तो कुछ नहीं, इस इक्वेशन को आप लोग क्या कर दो 7 से मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, और दोनों तरफ ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। इसको करोगे तो 49x - 14y = 35 बाई, अगर 2 से करो तो 16x + 14y = 30। दोनों को जोड़ दो। अब दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 65x = 65। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से जो है वो x का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। x का वैल्यू 1, और किसी इक्वेशन में, इधर इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो x का वैल्यू 1 और वहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो वहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? वहाँ से y का वैल्यू भी निकालोगे तो वो भी जो है वो 1 के बराबर आएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ईजी क्वेश्चंस। हाँ, ये क्वेश्चन हुआ, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन हुआ छोटा आसान लेकिन फंसाने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर बच्चा जो है वो ध्यान से नहीं पढ़ेगा, साफ साफ दिख भी नहीं रहा होगा तो आप लोग उसके लिए पढ़ देता हो, लेकिन जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा उस बच्चा से ये क्वेश्चन जो है गलत होने का चांस 100% है, इसमें कोई शक नहीं। कह रहा है कि सिंपल सा है, 52 प्लेइंग कार्ड्स है, जिसमें से एक कार्ड गुम गया, जो रिमेनिंग कार्ड है उसमें से फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी एक कार्ड गुम गया था। हमारे पास टोटल कितना कार्ड्स है? 51 कार्ड्स, यानी 51 कार्ड्स है, यानी टोटल आउटकम कितना होने वाला है? 51। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट। अब ध्यान से देखो, क्वीन ऑफ हार्ट पूछा है, तो और लॉस्ट कार्ड जो है ब्लैक कार्ड है, तो क्वीन ऑफ हार्ट जो होता है, क्वीन हो हार्ट जो होता है वो किस कलर का होता है? रेड। हार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है, तो यहाँ पर ही चांस ही नहीं है कि क्वीन खो गया हो, यानी क्वीन आने का, क्वीन ऑफ हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी 1 है, फेवरेबल आउटकम 1 है।
और टोटल आउटकम क्या है 51, सिंपल सी बात है, सॉल्व। अब देखो बच्चा सर यहाँ पर इतना लिखने से 2 मार्क्स मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ पे प्रॉपर स्टेटमेंट वगैरह लैंग्वेज वगैरह लिख के समझाना है। मैं यहाँ लैंग्वेज लिखने चलूँ तो ये जो वीडियो जो है वो लगभग 3 घंटा का बन जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को कम से कम 2 घंटा के अंदर अच्छी तरह से समझाते हुए, और आप लोग को मैं ये क्वेश्चन पढ़ के समझाया हूँ कि किसको इस क्वेश्चन इतना लिखने के लिए मैं आप लोगों को कम से कम 45 सेकेंड 60 सेकेंड्स जो है पहले क्वेश्चन को समझाया हूँ, तब इतना लिखा हूँ। इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि हम भी एग्ज़ाम में ऐसे करके चले आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है ए और बी दोनों, मैं एक बार बता देता हूँ, कोई दिक्कत इसमें तो होना नहीं चाहिए। इसमें सिंपली से आप लोगों को बस वैल्यू याद होना चाहिए, काम हो गया। जैसे कह रहा है 2√2 cos 45, क्या है 2√2 cos 45 sin 30 प्लस 2√3 cos 30, 2√3 cos 30, ठीक है। 2√2 cos 45 है 2√2 बाई इंटू 1/√2 इंटू साइन 30 हो जाएगा 1/2 प्लस 2√3 cos 30 का वैल्यू √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ से ये तो पूरे कैंसिल हो गया, 2 से 2 गया तो 1 + 3, इसका आंसर 4 आएगा, ख़त्म। अगर बी वाले को देखोगे तो बी वाले को सिंपली से अगर यहाँ देखोगे तो ए और बी का वैल्यू प्रूफ करके LHS टू RHS रखना है और कुछ नहीं। तो आप लोग भी कर सकते हो, क्या करो ए और बी का ए की जगह 60 पुट कर दो और बी की जगह 30 पुट कर दो और सॉल्व कर लो, और इधर भी 6/30 LHS और RHS बराबर प्रूफ कर दो, बस वही तो करना है और क्या इसमें क्वेश्चन में। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हाँ, इस क्वेश्चन को भी अगर आप लोग ध्यान से देखो तो क्या रहा है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल BD बाइसेक्स एंगल B एंड एंगल D बोथ प्रूफ दैट। अब देखो इसमें भी मैं लिख के प्रूफ नहीं करना चाह रहा, आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही समझा पाऊँ, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करें और फिर मैं क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि एक BD डायगोनल है और एंगल D और एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि ये एंगल इस एंगल के बराबर और हमारा ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा वो आपस में बराबर है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी ट्रायंगल का 2 एंगल सिमिलर हो तो वो दो एंगल सेम हो, इक्वल हो, तो वो एंगल सिमिलर कहलाता है बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब ये जब सिमिलर हो गया तो यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया कि सिमिलर है। अब सिमिलर होने के बाद यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो भी बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं AB/CB इज इक्वल्स टू BD/BD, कोई दिक्कत इसमें ना। अब BD तो एक ही है, कॉमन है तो कट गया, तो AB इज इक्वल्स टू CB यहाँ से आ गया, ये भी प्रूफ हो गया। देखो सिमिलर क्यों प्रूफ हुआ यहाँ पर, अब वो एग्जाम में आप लोग को लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD we got angle ADB equals to angle CDB and angle ABD is equals to angle CBD. Therefore, angle ABD and CBD are similar due to the criteria of angle similarity. After we जब सिमिलैरिटी प्रूफ कर लेते हैं फॉर द सिमिलर ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर रेशियोज आर इक्वल, वहाँ से आप ये बात लिखोगे तो थोड़ा सा एक लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। तो हम वो लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि उससे टाइम बचाने का कोशिश कर रहा हुआ, क्यों, ताकि आप लोग को जो ज़्यादा कंटेंट दे पाओ और सटीक कंटेंट दे पाओ, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो पेज तो छोड़ रखा था बहुत ताकि मैं आप लोग को बताऊँ, लेकिन इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि टाइम बचे आप लोग का भी, और आप लोग देख लो और खुद से प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तो आप लोगों को तो और अच्छा। आगे चलते हैं। आप देखो इस क्वेश्चन में क्या, अगर इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा था √3 एन इरेशनल नंबर, तो ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता, और ये 3 नंबर में 2 नंबर के लिए तो लाइक क्वेश्चन ही नहीं होता, 5 नंबर के लाइक कम से कम क्वेश्चन होता। लेकिन जब ये दे रखा है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब आप लोग क्लास 10th में, ठीक है, आई थिंक पहले ही रियल नंबर वाले चैप्टर में आप लोग एक सिखाया जाता था कि इरेशनल नंबर
ठीक है, इनटू रेशनल नंबर क्या होता था, इरेशनल होता था। तो यहाँ से आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो कि 2√3 क्या है, 2√3 क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से एक और पॉइंट आप लोग को याद कीजिए, बताया जाता था कि इरेशनल नंबर प्लस या हो माइनस हो रेशनल नंबर, वो क्या होता था, इरेशनल होता था। अब इरेशनल होता तो इसी हिसाब से अगर देखोगे तो 5 - 2√3 क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। तो हो गया ये इरेशनल ख़त्म। यदि आप और दे रखा है और ये देखोगे तो ये प्रूफ हो गया कि 5 - 2√3 इरेशनल होता है। इसको आप लोग सही ढंग से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से प्रूफ करना है कि कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, जिसका कि फैक्टर जो हो वो 2 से 2 फैक्टर से ज़्यादा हो, 2 फैक्टर से ज़्यादा हो, उसके फैक्टर्स जो 2 फैक्टर से ज़्यादा हो तो अगर इसको अगर प्रॉपर सिंप्लीफाई करोगे, यहीं पे यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 11 कॉमन ले लो, 11 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 5 नहीं, 11 कॉमन लेने के बाद 70 + 5 तो हो जाता है हमारे पास 85 प्लस 11 कॉमन लिए 3 तो 88, तो 11 × 88। अब देखो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी प्राइम नंबर है, लेकिन ये तो कंपोजिट नंबर है। और प्राइम और कंपोजिट नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हो तो वो हमेशा क्या आएगा, प्राइम नंबर ही आएगा, सॉरी कंपोजिट नंबर ही आएगा। तो ये भी हो गया प्रूफ कि कंपोजिट नंबर होता है। खत्म इसका भी कहानी। अब आता है ये क्वेश्चन हमारे पास 26 का ए। और देखो 26 का डी जो है, बी जो है मैं वो बता देता हूँ, ए आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुत सारा है। डी ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, तो बना लेते हैं एक रेक्टेंगल, ठीक है। एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। अब एक रेक्टेंगल है जिसका कि -1 बी का कोऑर्डिनेट है -1 6, सी का कोऑर्डिनेट है 3 6, डी का कोऑर्डिनेट है 3 -1। अब कह रहा है पी क्यू आर एस जो है वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी सी एंड सी डी एंड ए डी। अब इसको ज्वाइन करो, ठीक है। तो अब हमसे पूछा, प्रूफ करने के लिए ये बोल रहा है कि पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटरल बना अंदर में उसका डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। अब देखो डायगोनल बाइसेक्ट किस किस क्वाड्रिलेटरल का करता था, तो पैरेललोग्राम का या फिर स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगल का डायगोनल्स बाइसेक्ट करता था। तो अगर हम इसमें से इस तीनों में से किसी प्रूफ कर दे कि पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है, या सॉरी क्वाड्रिलेटरल तो है ही, लेकिन पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है या फिर पैरेललोग्राम है, प्रूफ कर दे तो वो डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा कि उसका डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से पी और क्यू और आर और एस का कोऑर्डिनेट्स आप आसानी से निकाल सकते हो बाय यूजिंग सिंपल सेक्शन फार्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट है तो पी का आराम से निकाल सकते हो। पी का आएगा -1 प्लस -1 बाई 2 -1 प्लस 6 तो यानी 5/2। यदि क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने जाओ तो क्यू का कोऑर्डिनेट भी वही 3 - 1 तो 1 हो जाएगा, 6 + 6 तो इसका 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर का देखो तो 3 + 3/2 तो 3, 6 - 1/2 तो 5/2। एस का यदि देखोगे तो 3 - 1 तो 2 का 1, और देखोगे तो -1 - 1 तो -1, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, अगर तुम सभी में देखो पी क्यू निकालो, अब चूंकि पी और क्यू का कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस पी क्यू निकाल सकते हैं, क्यू और आर का पता है तो डिस्टेंस क्यू एस भी निकाल सकते हैं, क्यू और एस का आर और एस का पता है तो डिस्टेंस आर एस भी निकाल सकते हैं, और एस और पी का पता है तो एस पी भी निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो तुम निकालोगे या हम कैलकुलेट कर चुका हूँ मैं, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि ये सारे जो साइड्स है वो बराबर है। तो आइदर पी क्यू आर एस इज एन
रोम्बस और पी क्यू आर एस एच एन स्क्वायर, क्योंकि सारे साइड उन्हीं के बराबर होते हैं। तो दोनों ही केस में डायगोनल्स जो होते हैं, रोम्बस हो या फिर स्क्वायर, उसके बाइसेक्ट करते हैं, तो प्रूफ तो हो गया, इसमें और कुछ बचा ही नहीं है। तो आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व करने की कोशिश नहीं किया हूँ, आप लोग के ऊपर सॉल्व करने का जिम्मा छोड़ रहा हूँ। आप लोगों को करना क्या है, मैं ये बता दिया हूँ, ये हिंट अच्छी तरह से दे दिया हुआ, या फिर कहिए तो कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया हूँ ओरली, लेकिन लिख के नहीं बताया हूँ। ओके, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से घर पे ट्राई करेंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं कुछ क्वेश्चन जानबूझ के आधा अधूरा छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो क्या करें, सॉल्व करें। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन जो है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। कह रहा है कि एक टीचर्स वर्कशॉप लगा जिसमें कि 48 जो है वो फ्रेंच के टीचर, 80 जो है वो हिंदी के टीचर और 144 जो है वो इंग्लिश के टीचर है। कह रहा है कम से कम रूम बताओ, जितना हम लोग को चाहिए होगा कम से कम रूम, जिसमें हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर हो और जो सारे टीचर एक रूम में हो वो एक ही सब्जेक्ट के हो। तो सिंपल इस तरह का क्वेश्चन याद कीजिए, आप लोग को सिखाया गया था पहले ही चैप्टर में, जब मिनिमम का आता था बताया भी गया था कि कैसे आप कब एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो जब भी मिनिमम का कॉन्सेप्ट आता था तो हम लोग क्या निकालते थे, हम लोग निकालते थे एचसीएफ। जब भी मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट आता था तो एलसीएम निकालते थे। तो निकालो ना, 48 को अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा, 2 का पावर 4 इंटू 3। अगर 80 का पावर आएगा तो 2 का पावर 4 इंटू 3 5। अगर 44 आएगा तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर स्क्वायर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करोगे तो। अगर तुम इसमें से एचसीएफ निकालने जाओ, यदि एचसीएफ लोगे, आप डिवीजन मेथड वाले से भी एचसीएफ निकाल सकते हो, उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है। इसका एचसीएफ निकालने जाओ तो इसमें क्या देखते थे, कॉमन देखते थे कि कॉमन कितना कितना आ रहा है। देखो 3 इस तीनों में कॉमन नहीं है, 5 इस तीनों में कॉमन नहीं है, लेकिन 2 का पावर 4 जो है वो दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन है। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। खत्म, ये भी क्वेश्चन 27 गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें। ठीक है, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो खुद से ट्राई किए होंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दे रखा है tan थीटा, क्वेश्चन क्यों उतार रहा हूँ मैं, ठीक है क्वेश्चन क्यों उतार रहा हूँ, क्वेश्चन को हटाइए, डायरेक्ट देता। देखो tan और cot को आप लोग किस में बदल लो, साइन और कॉस में बदल लो, डायरेक्टली तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ओके, साइन और कॉस बदलोगे तो सॉल्व हो जाएगा। tan थीटा को यदि आप लोग ले लो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है यार। यहाँ पे जो है हमारा वो प्लस का साइन है, प्लस कॉट थीटा क्या हमारे पास, कॉट थीटा है हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन बाई कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, अगर इसको और सिंप्लीफाई करो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सॉरी, सिंप्लीफाई में ये कहाँ से आ गया, क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, यहाँ साइन थीटा नहीं आएगा। वही तो बोले कि कुछ तो गड़बड़ है। प्लस इसको अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम अगर लोगे तो इसका एलसीएम आने वाला ये साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यदि आप एलसीएम लेने के बाद अगर लिखोगे ऊपर में तो ये हो जाएगा, देखो चूंकि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ है तो इसमें हो जाएगा सिर्फ साइन थीटा नहीं है तो साइन थीटा सुपर मल्टीप्लाई, तो साइन क्यूब थीटा। ओके, क्या हो जाएगा
साइन क्यूब थीटा। अब आगे अगर देखोगे यहाँ पर ये देखोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे एक माइनस साइन भी आएगा और ऊपर में कॉस नहीं है तो कॉस भी आएगा, तो कॉस क्यूब थीटा। अगर ऐसे हम लेने के बाद ये सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, अगर आगे फिर चलो, अगर इसको देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है तो उसमें क्या होता था, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता था। और उस हिसाब से अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से अगर लिखोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर ध्यान से देखो तो ये कैंसिल होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और ऊपर में देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ऊपर में क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ना। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर एक ही है, तो डिनोमिनेटर को यदि तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ऐसा किया जा सकता है। तो अब इसको देखो 1 बाई साइन थीटा और 1 बाई कॉस थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और ये कट के 1 आएगा। देखो यही तो हमारा आरएचएस है, यही आरएचएस दे रखा है, देख लो ऊपर, और ये एलएचएस। इस तरह क्वेश्चन आप लोग कोई भी बुक ले लीजिए उसमें भरपूर रख रखा है इस तरह का क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। बहुत सारा इजी क्वेश्चन, क्या है, बहुत ही प्यारा सा इजी क्वेश्चन। तो देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को तो हर एक क्वेश्चन को मैं आसान मानता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है कॉन्सेप्ट के नाम पे। कह रहा है कि मान लो रश्मि का अभी जो एज है, रश्मि जो है अभी वो x ईयर की है, और नजमा जो है प्रेजेंट एज में, नजमा जो है वो y है। ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो 3 इयर्स अगो क्या हो जाएगा, 3 इयर्स अगो क्या बात होगा, वीडियो पॉज ट्राई। 3 इयर्स अगो क्या हो जाएगा, 3 इयर्स अगो हमारा हो जाएगा रश्मि क्या हो जाएगी, रश्मि को x r से दिखाते हैं तो x माइनस 3, और नजमा क्या हो जाएगी n से दिखाते हैं तो नजमा की एज उम्र जो होगा वो हो जाएगा y माइनस 3। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि रश्मि जो है वो 3 गुनी बड़ी है नजमा से। तो यदि हमको इक्वेशन बनाना है तो नजमा को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो x माइनस 3 डैट इज गोइंग टू बी हमारा हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 3। यदि यहाँ से अगर सॉल्व करो तो 3y माइनस एक्स जो आएगा वो डैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 6। कोई दिक्कत ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस इक्वेशन को पहला इक्वेशन मानो, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन तो आना होगा। और दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है, देखो पहला इक्वेशन के लिए यहाँ दे रखा था, दूसरे इक्वेशन के लिए अब देख रखा है। देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ दिया हो रहता है, आप लोग बस उसको देख नहीं पाते या फिर समझ नहीं पाते। अब देखो अब क्या कर रहा है, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, वो 3 साल पहले का था, अब 10 साल बाद में क्या हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो 10 साल बाद का केस, तो रश्मि क्या हो जाएगी x प्लस 10 अब प्रेजेंट एज से, और नजमा क्या हो जाएगी y प्लस 10। और कह रहा है कि नजमा जो है अभी भी दोगुनी छोटी है, तो अगर इक्वेशन बनाना है रश्मि और नजमा के एज को बराबर करना है तो नजमा के एज को क्या करना होगा हमको, 2 से मल्टीप्लाई, तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 10। कोई दिक्कत ना। यहाँ से देखोगे तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप लोग ऐड कर दो सिंपली, तो क्या आ जाएगा, देखो 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6 बाई
एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। यदि ऐड करोगे तो यहाँ से x का जो वैल्यू है वो साफ साफ दिखेगा कि आपको 16 आ रहा है। आप देखोगे कि x का जो वैल्यू है वो 16 आ रहा है। अब x का ये जो 16 वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इधर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, वहां से आप लोग y का वैल्यू निकाल जाओगे। देयरफॉर y जो आएगा वो 42 आ रहा होगा आपका। ठीक है, y जो हो वो 42, सॉरी 42 कह रहे हैं ये, हाँ सही तो है, 42 आ रहा होगा, सही है। चलो हाँ, इस क्वेश्चन का बी नंबर मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा हूँ और ए नंबर को समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, और ए नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो आई थिंक आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल का एग्जैक्ट हूबहू क्वेश्चन है और कुछ है नहीं। आप लोग करना क्या है, इसमें एक चीज कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन का जरूरी होगा। क्या कि ओ से इस पॉइंट पे जो टेंजेंट जिस पे बन रहा है उस पॉइंट पे क्या कर लो, एक परपेंडिकुलर, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट पे अगर तुम लाइन ज्वाइन करोगे तो वो परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। सिमिलैरिटी आराम से प्रूफ कर सकते हो, क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल और हाइपोटेनस बराबर है। फिर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को भी तुम क्या कर सकते हो, सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। अब जब सिमिलर प्रूफ कर दिएंगे तो उसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर बराबर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के आर बराबर में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर। ठीक है, और फिर देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर। ओके, और यहां से मान लो ये एंगल यदि x है तो ये भी x हो गया, और ये एंगल यदि y है, सॉरी ये ना y इधर लिख लेते हैं, उसको थोड़ा सा छोटा करके। यहाँ पे लाओ, ठीक है, ये एंगल यदि y है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखोगे तो चूंकि ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल क्यों है, अब मैं बोल तो नहीं रहा कि पैरेलल है, डायमीटर के दो इंड पॉइंट पे अगर तुम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो तो प्रूफ पिछले अभी बताएं ऊपर में ही कि दोनों पैरेलल होता है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस वाई इट शुड इक्वल्स टू 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ से x प्लस वाई तुमको 90 आता हुआ दिखेगा। ओके, कोई दिक्कत? x प्लस वाई जो है वो 90 आता हुआ दिखेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब x प्लस वाई 90 इट मीन्स कि इसका और इसका सम 90, और इस ट्रायंगल में यदि देखो, इस ट्रायंगल में तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो दो एंगल का सम 90, तो तीसरा एंगल खुद पर खुद 90 हो जाएगा। तो हो तो क्या प्रूफ 90, ऐसे ही प्रूफ होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को इसको सॉल्व करके ही दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो निहायत ही आसान। हमसे क्या अच्छा डीसी का लेंथ, अब देखो डीसी का लेंथ कैसे निकालेंगे। BC 30 दे रखा, ठीक है, और BS दे रखा है हमको 24, यानी ये जो BS लेंथ है ये दे रखा है हमको कितना, 24। तो दिक्कत ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर फिर से टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये 90 90 90 90 स्क्वायर हो गया। रेडियस दे रखा है 8, यानी ये 8 ये 8 ये 8 ये 8, ये 24, तो BR भी 24, और ये पूरा दे रखा है 30। इट मीन्स कि ये क्या हो गया 6, ये 6 तो ये भी 6। टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम द, देखो ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है तो इक्वल ही होगा। इधर 6 6 तो 8 प्लस 6 कितना हो गया 14। ये तो इजी क्वेश्चन है। अब बोले सर आप प्रॉपर सॉल्व नहीं करके बता रहे हो, ऐसे बता दे रहे हो, तो ऐसे जानबूझ के बता दे रहे हो कि प्रॉपर सॉल्व आप खुद से करें। अगर मैं प्रॉपर लिख के सॉल्व कर दूँ तो एक तो आप खुद से घर पर ट्राई नहीं करोगे, दूसरी बात अगर आप घर पे ट्राई भी करोगे तो सही ढंग से नहीं करोगे। और अभी भी देखोगे तो खुद से मैं बोल रखा हूँ कितना बार की वीडियो पॉज कर ट्राई करें, तो आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई भी नहीं कर रहे होंगे बहुत बच्चे, इसलिए मैं पूरा सॉल्व लिख के नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट की टाइम बचेगा। मैं आप कोशिश करता हूँ समझाने का, तो दोनों क्वेश्चन मैंने कोशिश की समझाने का। आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आओ। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सिलेंडर है,
क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर बनाओ, बना दिए। और कह रहा है एक और सिलेंडर है, ऐसा कुछ होगा बाल्टी टाइप, जो कर लो, पिक्चर से मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखो, जैसे बोला कि हॉलो सिलेंडर है, यानी थिकर और आउटर रेडियस दोनों होगा। और जब थिन एंड आउट रेडियस दोनों हैं, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने के लिए आप लोग को एक सिंपल सा बताया गया था कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम ऑफ मेटल। वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होगा, आउटर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच माइनस इनर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। यदि ध्यान से देखोगे यहाँ पर, अगर तुम ध्यान से कोशिश करो, यदि मान लो इनर वॉल्यूम आर है, इनर वॉल्यूम स्मॉल आर है और कैपिटल वॉल्यूम आर है, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि एक का डिफरेंस है आर प्लस वन, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर अगर पुट करो, पाई एच कॉमन ले लो, पाई एच कॉमन लो, और यहाँ पर आर की जगह आर प्लस वन का होल स्क्वायर अगर रखोगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, माइनस आर स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे, ये दे रखा है 176 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और इसको सॉल्व करना चाहोगे 22/7 गुने एच दे रखा है 14, आर प्लस वन का स्क्वायर और आर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे करोगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आर प्लस आर, तो 2r प्लस वन इंटू आर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, और कुछ बचेगा नहीं। यहाँ से तो 176 और 22, ये हो जाएगा 44 से निकालोगे तो 4। तो यहाँ से देखोगे तो सॉल्व करोगे तो 2r प्लस वन इज इक्वल्स टू 4 आ रहा होगा, और r इज इक्वल्स टू 3/2, यानी आउटर इनर रेडियस यदि 3/2 है तो आउटर रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1/2, दैट इज गोइंग टू बी 5/2। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया होगा, और हाँ आशा कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेक्शन डी। ये हमारा क्या, एरिया ऑफ सर्कल एंड सेक्टर्स जो है उस चैप्टर से क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें एक बार, उसके बाद जो है मैं वो यहाँ पे कोशिश करूँगा समझाने का। चलिए आ जाते हैं। क्या एक सर्कल है, ठीक है, तो जैसे तो सर्कल का रेडियस दे रखा है 60 डिग्री बना, कह रहा है कि एक सर्कल है, लो सेंटर पे एक आर्क लेंथ है सेंटर पे, ठीक है, वो 60 डिग्री बना रहा है। तो हमसे क्या पूछा है ना, हमसे पूछा है इस आर्क लेंथ का लेंथ बताओ, इस आर्क का लेंथ बताओ, जो आर्क ग्रीन कलर से किए हैं। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, जैसे याद करो 2πr, 360 डिग्री के लिए सर्कमफ्रेंस कितना होता था, 2πr, और 360 डिग्री सर्कमफ्रेंस 2πr होता था ना। वहीं पे यदि अब हम यहाँ पे कर ले कि 1 डिग्री के लिए सर्कमफ्रेंस कितना होगा, अब वहाँ पे अब बोलोगे सर, अब यहाँ पे अगर बोर्ड में मुझे लिखना होता तो मैं ये लिखता कि फॉर द 360 डिग्री द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr। So similarly for 1 degree the circumference of circle will be 2πr by 360 डिग्री, ऐसे लिखता। 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, ये तो 66 लग रहा है, 66 डिग्री के लिए हो जाएगा 2πr बाई 360 इंटू 60, ठीक है, तो 66 से 6 चला गया, और इसको तुम सॉल्व करोगे तो वो πr/3 आएगा, और कोई दिक्कत ना। πr/3, अब चूंकि हमको पता है 22/7 और r/3 यानी 21/3, तो 7 और 3 से 21 चला जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, जाहिर सी बात है 22, यानी हमारा जो आर्क लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी 22 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये 5 नंबर बहुत ईजी 5 नंबर था, जो बच्चा इसको इस क्वेश्चन को छोड़ के गया होगा वो बच्चा समझिए तो मैथ पूरा साल पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन दी एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब यहाँ से यदि आप इससे कॉर्ड ज्वाइन कर दो, यहाँ से यहाँ कॉर्ड ज्वाइन हो सकता है, तो ये जो एरिया बचा, ये मैं जो ग्रीन से एकदम पूरा कर रहा हूँ, ये एरिया का हमसे एरिया पूछा। तो माइनर एरिया के लिए आप लोग जो है वो आप लोग से जो है वो एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता था, माइनर सेगमेंट का एरिया के लिए फार्मूला भी आप लोग को बताया गया होगा, बना प्रूफ भी किया होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए खास करके। वो क्या फार्मूला होता था, दैट इज गोइंग टू बी πr²
पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये प्रूफ होगा। अब यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करो तो पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, थीटा बाई 360, क्योंकि थीटा 60 है तो वो तो आ जाएगा हमारा 6, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 22/7 इंटू 21/21/6 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यहाँ भी 21/21 इंटू साइन थीटा हो जाएगा √3/2, √3/2 इंटू √3/2, रेडियस 21 सेंटीमीटर है ना। अब आप इसको सॉल्व कर ले फर्दर और आंसर आ जाएगा आपका, इसमें और कुछ दिक्कत तो है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखो इसमें भी जो है वो, इसमें क्या है ना, मैं ये बताता हूँ, ए नंबर बन जाएगा आसानी से बहुत बच्चों से, तो ए नंबर मैं नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ बी नंबर। ए नंबर आप लोग खुद से ट्राई करें। चलिए नहीं, मैं दोनों बता देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें। ओके, तो आई होप आप लोग वीडियो पॉज कर लिए होंगे और खुद से ट्राई भी किए होंगे। तो चलते हैं आप साथ साथ। कह रहा है ए नंबर, यदि सॉल्यूशन देखोगे ए नंबर का, तो क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म, कह रहा है ए मान लो फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म तो ए हो जाएगा प्लस A8, A1 प्लस A8 दैट इज गोइंग टू बी 32, यानी यहाँ से देखोगे तो A+7D दैट इज गोइंग टू बी 32, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट भी दे रखा है, यानी A8 A1 इंटू A8 इज इक्वल्स टू 60, ये भी दे रखा है। यहाँ से देखो तो A इंटू A+7D दैट इज गोइंग टू बी 60। अगर यहाँ से A+7D का वैल्यू निकालो, A+7D का वैल्यू निकालो यहाँ से, दैट इज गोइंग टू बी 32 माइनस A, और इसको A+7D का वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ पुट कर दो, क्या आएगा A इंटू 32 माइनस A दैट इज गोइंग टू बी 60। अगर यहाँ से इसको सॉल्व करो तो इस इक्वेशन को यदि फर्दर यहाँ लिखो सॉल्व करने के लिए, तो 32A माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60। अब रीअरेंज करोगे इसको तो A स्क्वायर माइनस 60, सॉरी A स्क्वायर माइनस 32A प्लस 60 आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहो तो A माइनस 30 फैक्टराइज करने के बाद ये आएगा A-2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से करोगे तो A 30 आएगा और A जो है 2 आएगा, दोनों सही है। अगर यहाँ A 30 है तो D जो होगा वो -4 आएगा सॉल्व करने के बाद, और D जो है ये -4 आ जाएगा डायरेक्ट। अगर एक अब D -4 और 4 हम कहाँ से ले आए, तो A 30 माने हो तो A 30 या इधर इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में पुट करके दूसरा D निकाल लो, या फिर A 2 माने हो तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट करके निकाल लो। देखो 2 पुट करो तो 2 पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा 30, और फिर से इधर टूट जाएगा तो 28, 7D इक्वल टू D तो 4 आ रहा है, देख लो। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन इसी में था कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालो, तो S20 अगर हमको अब निकालना भी है S20 तो क्या हो जाएगा 20/2। अब A पता ही है, कोई A मान लो तो 4, और D 4 है तो 19 इंटू 4 76, तो 80, 10 इंटू 80 इज इक्वल्स टू 800। अब अगर सर अगर हम ये मान दे तो 800 नहीं आता, अभी भी 800 ही आएगा। देखो 20/2 माइनस 30 अगर मानोगे, सॉरी 30 मानोगे तो 60, और -4 मानोगे तो कितना आएगा -76। A30 तो 60, D -1 20 19 -4 तो -76। यानी यहाँ ध्यान से देखो D अगर 30 रखेंगे तो A30 रखेंगे तो क्या आएगा 20, तो -20 80 आएगा ना। और यहाँ पे कुछ दे रखा है क्या, ए यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। ए यदि 2 आया, A30 आया था 30, तो D 8 टर्म 2 तो D नेगेटिव ही आएगा ना, तो D नेगेटिव रखो तो जो भी हो
दो एपी बनेगा, सिंपल सी बात है, दो एपी इस केस में आ सकता है। 60 माइनस 76 तो 16 आएगा, तो 20 से 10 टाइम्स में कट जाएगा ना ये, ठीक है। तो 10 इंटू -16 तो यानी -160 इसका आंसर। एक और आंसर आ सकता है, दो आंसर। बोला दो आंसर क्यों आया, तो दो एपी हो सकते हैं ना, दो एपी हो सकता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और क्या। चलो आगे चलते हैं। आगे, इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, देखो बी, अगर बी को सॉल्व करने जाओ, बी को सॉल्व करने जाओ तो कह रहा है सम ऑफ, पहला जो बात बोला है, पहले क्वेश्चन में जो बात बोला है वो दे बोला है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स 153 एंड सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स 687। तो सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स बोल रखा है 153। ओके, तो इसको देखोगे तो 9/2 इंटू 2a प्लस 8d इज गोइंग टू बी 153। अब ये कट नहीं रहा, देखो 2a प्लस 8d दैट इज गोइंग टू 9 के पारा में 17 मरते हैं यानी 34। यदि इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस 7d, सॉरी 4d, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 17, ये आएगा। ओके, कोई दिक्कत ना। चलो अगर दूसरा बात जो बोल रहा है, दूसरा बात बोल रहा है कि एस लास्ट 6 टर्म का सम, यानी S40 माइनस S34, ये ऐसे लिखा जा सकता है लास्ट 6 टर्म का सम, ठीक है। पूरा टोटल निकाल लिया, ऊपर से 34 टर्म का सब घटा लिया, तो बचा क्या, लास्ट 6 टर्म का ही सम ना, जिस तरह से क्वेश्चन बोला। अगर ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा 40/2 इंटू 2a प्लस 39d, कोई दिक्कत, हाँ। माइनस S34 तो 34/2 इंटू 2a प्लस 33d इज इक्वल्स टू 687, और क्या। ध्यान से देखो तो 2 से ही 20 टाइम्स में कट जाएगा और 2 से ये 17 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो 20 है, अब ध्यान से देखो 20 है तो 40 है, 70 है तो 34 तो 6a, और इसको करोगे तो 780d, और इसको करोगे तो कितना आएगा 330, और 7 7 3 21 और 7 3 21 और 23, 7 3 21 और 7 3 21 और 30, 330 561, तो 561 जाएगा तो प्लस 7 ना 80d माइनस 561d इज इक्वल्स टू 687। अब यहाँ से देखोगे तो क्या आएगा 6a घटाओगे तो 9 1 सॉरी 9 1 और 2d इज इक्वल्स टू 687। अब इसको देखो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अब आगे सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन आपको यहाँ है, एक इक्वेशन आपको यहाँ है, यू कैन सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। ही तो 38 आ गया डायरेक्ट, यहाँ का आ गया। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये R.D. शर्मा का हूबहू क्वेश्चन है, आप लोग बना रखे होंगे एक्सरसाइज में। R.D. शर्मा का हूबहू क्वेश्चन है। अगर हिंट देना चाहूँ तो अगर दे सकता हूँ ऐसा कुछ, एक बार इस ट्रायंगल को ले ले, ट्रायंगल PAC, यहाँ से ये QB, इस ट्रायंगल में सिमिलैरिटी प्रूफ करे और एक्स और वाई और AB और BC में रिलेशन निकाला, और एक बार इस ट्रायंगल को ले, एक बार जो है इस वाले ट्रायंगल को ले, फिर से AC BQ और R, यहाँ भी सिमिलैरिटी प्रूफ करे, और यहाँ का रिजल्ट और यहाँ इस सिमिलैरिटी का रिजल्ट और इस सिमिलैरिटी का रिजल्ट कंबाइन करके आप ये प्रूफ करेंगे। ओके, 34 का ए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इधर आप लोग ट्राई करना चाहे तो वीडियो पॉज एंड ट्राई, ठीक है। 34 का यदि ये देखो तो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। मान लिए कह रहा है तो मान लिए, तो मान लो ABC। अब कह रहा है कि एक साइड एक लाइन ड्रॉ किया गया एक साइड के पैरेलल और बाकी दो साइड को वो इंटरसेक्ट करेगा, तो कर लो ड्रॉ, लो ऐसा कुछ,
ठीक है। लेट्स सपोज ये इंटरसेक्ट किया डी और ई पे, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको जो प्रूफ करना है, तो हमको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, टू प्रूफ, यहाँ लिखते हैं टू प्रूफ ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। अब ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, ओके, प्रूफ करना है। तो देखो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरह एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, सेम रीजन, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ ये भी बोल सकते हैं ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ए सी, बोल सकते हैं। यानी यहाँ से ये तो बोला जा सकता है ना कि सिमिलर ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं ए बी बाई ए डी इज इक्वल्स टू ए सी बाई ई सी। अब जब एक रेशियो बराबर है तो उस रेशियोज का रेसिप्रोकल भी बराबर होगा। अगर यहाँ से अगर देखो तो ए बी को क्या लिखा जा सकता है, ए बी को लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, यहाँ इसी को छोटा करते हैं, सिर्फ ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत तो आना नहीं चाहिए। अब लिख सकते हैं, चलो देखो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी बाई ए डी इज इक्वल्स टू ए सी को ए ई प्लस ई सी बाई ई सी। अगर इसी को प्रॉपर सॉल्व करो तो ए डी तो आ जाएगा 1 प्लस डी बी बाई ए डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई सी, सॉरी 1 प्लस ए ई बाई ई सी। कोई दिक्कत नहीं, 1 से 1 तो गया, 1 से 1 गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। यही तो प्रूफ करना था, कुछ नहीं, सिमिलर किए, सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी यूज़ किए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए, सॉल्व, खत्म। तो और कोई दिक्कत इसमें तो आना नहीं चाहिए। अब चलो देखो 35 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है, लो एक टावर बना लो बड़ा सा, ये ग्राउंड है, मान लो ये पूरा हमारा ग्राउंड है, ठीक है, थोड़ा सा ग्राउंड सीधा नहीं बना है लेकिन अब थोड़ा सा सही है। ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। अब इसके ऊपर जो टावर के ऊपर जो है वो एक पोल गाड़ा गया, इसी के टावर के ऊपर मान लो अगर टावर है हमारा ए बी तो पोल हो जाएगा बी सी, ठीक है। और इस पोल बी सी का जो लेंथ है वो बताया गया है 6 मीटर, कोई दिक्कत ना, ठीक है। इसको मान लो एक्स, पता नहीं इसका एक्स मीटर। कह रहा है कि जब टॉप ऑफ द पोल से एंगल पी पॉइंट है, हाँ ठीक है, ग्राउंड पे, यहाँ से जब हम लोग देख रहे हैं टॉप ऑफ द पोल को तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। इट मीन्स कि ये जो एंगल है वो हमारा है 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है टॉप ऑफ द टावर से जब पी को देख रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर से जब पी को देख रहे हैं तो हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये वाला एंगल वो बन रहा है 45 डिग्री। जब ये 45 तो ये भी 45, कोई दिक्कत ना। तो ट्रायंगल बी ए पी में यदि देखो तो tan 45 लगाएंगे, tan 45 क्या आएगा, x बाई ए पी। तो tan 45 एफ, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए पी इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि tan 45 1 होता है, कोई दिक्कत ना। चलो आगे चलते हैं। अब जब tan 45 1 होता है और ट्रायंगल, अब देखो बड़े वाला ट्रायंगल ए सी पी में, ट्रायंगल ए सी पी में हम लोग tan 60 लगाएंगे।
तो tan 60 इज गोइंग टू बी x प्लस 6 बाई ए पी। अब चूंकि ए पी एक्स है तो x प्लस 6 बाई एक्स, और tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू x प्लस 6 बाई एक्स। अब यहाँ से अगर करोगे तो ध्यान से देखोगे तो √3 माइनस 1 x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6 बाई √3 माइनस 1। अब इसको कुछ नहीं करो, क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। क्लास 9th में शायद रेशनलाइज करना सिखाया जाता है। √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से x अगर सॉल्व करने जाओगे तो आएगा 6 √3 प्लस 1 बाई √3 तो 2। तो यहाँ से अगर देखोगे तो 3 इंटू √3 प्लस 1। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा शायद 2.73, तो 9 7 किसके 1 थे, ठीक है, 3 6 1 8, 8.91 मीटर। खत्म। दोनों आंसर 8.91 मीटर आया। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो एक्स है, तो ए पी भी तो एक्स ही आया था हम लोग का, ए पी भी एक्स ही आया था। तो हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग से पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर एक्स है 8.19 मीटर, पोल ऑफ द टावर तो वो भी एक्स है तो 8.9 मीटर ही आएगा दोनों का आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आ जाते हैं 36 पे। 36 के बाद 37 और 38 जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, और कुछ नहीं। कहाँ चले गए? ओ भाई यहाँ 38 तो इसी तरह क्वेश्चन ऊपर बता रखा हूँ, और 37 भी आप लोग का होमवर्क रहेगा। ओके, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। आई होप 30 क्वेश्चन है। मैंने सोचा था कि 2 घंटा लगेगा, लेकिन 1.5 आवर लगा, इसलिए ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बाय रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटेड विद, देखो मान लो इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन को आप लोग पर से कह रहा है क्वेश्चन में कि एक टाइल्स का जो एरिया है, एक टाइल जो है स्क्वायर शेप का है और एक रेक्टेंगुलर फ्लोर पे लगाया जा रहा है, तो 200 स्क्वायर टाइल्स लगे। ठीक है, अगर उसी स्क्वायर टाइल्स का अगर लेंथ डायमेंशंस जो है 1 यूनिट से हम बढ़ा दे तो हमको 128 ही टाइल्स लगेंगे, 128 टाइल्स ही लगेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है, मान लो टाइल्स का लेंथ यदि x है तो हमसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवा रहा है। दूसरा हमसे पूछा है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तीसरा बोला है कि उस को एक्स सॉल्व करके निकालो। लो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस के हिसाब से अगर देखोगे, फर्स्ट केस के हिसाब से देखोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा, यदि एक्स मानोगे स्क्वायर टाइल्स के तो 200 स्क्वायर टाइल्स लगा तो 200x स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यदि सेकेंड केस के हिसाब से मानोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 128 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब चूंकि रेक्टेंगल में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो रेक्टेंगल का एरिया तो बराबर होगा 10। देखो 200x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया, ये जो क्वेश्चन ये जो है वो हमारा पहला का आंसर हो गया, ये हो गया पहला का आंसर। अब इसी को आगे अगर तुम सिंप्लीफाई करो तो क्या लिख सकते हो, अभी भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 25 नहीं 50 लिख सकते हैं ना, 4 के पहाड़ा में अगर काटोगे तो ये 50 आएगा। ओके, अभी भी कट सकता है। 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 है तो 16x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 16। अगर इधर लाओगे सॉल्व करोगे तो 16x स्क्वायर 25 तो 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। तो लो ये तुम्हारा दूसरा आंसर हो गया, दूसरा का आंसर। अब इसी को अगर आगे एक्सटेंड फैक्टराइज कर लो तो लो इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो 9x स्क्वायर, अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर रहे हैं, माइनस 36x प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत ना। अब देखो ध्यान से देखो तो 9x कॉमन लो, x माइनस 4 प्लस 4 कॉमन लो, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो 9x माइनस 4 सॉरी प्लस 4
और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x का दो वैल्यू -4/9 और 4, ये वैल्यू हो नहीं सकता है और ये वैल्यू होगा क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं आता है, तो 4 यूनिट्स होगा। x का वैल्यू आ गया, ख़त्म चैप्टर। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर सैटरडे या फिर संडे दोनों में दिन में से किसी भी एक दिन मैं कम से कम एक क्वेश्चन, मतलब एक पूरा PYQ एक किसी भी एक ईयर का आप लोग को बताने का कोशिश करूँ, समझाने का कोशिश करूँ, आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊँ। ओके, या फिर सैटरडे और संडे दोनों दिन एक एक वीडियो में डाल सकूँ तो ज़्यादा और बेहतर होगा, और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँ। ठीक है, तो धन्यवाद, बाय, हैव अ गुड डे। और लास्टली आप लोग इतना मेहनत से इतना देर तक जो भी बच्चा देख रहा होगा लगातार, जो देखा होगा स्पेसिफिकली उसी के लिए, जो बच्चा देखा होगा बीच में वो भी मान ले अपना। थैंक यू। ओके, बाय, हैव अ गुड डे और प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए।